आज पहली खबर में बात करेंगे पीएम मोदी के चीन दौरे की। जापान की 2 दिवसीय यात्रा के बाद पीएम मोदी चीन के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम एससीओ समिट में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका से तनाव के बीच पीएम की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाया है, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया है। दूसरी खबर में आज हम बात करेंगे बिहार में चल रहे सियासी घमासान की। पीएम मोदी को गाली देने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बिहार बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लगातार राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं और आरा वोट अधिकार यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को काले झंडे भी दिखाए हैं। कार्यकर्ताओं को पीएम को गाली देने पर राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी नाराजगी भी जाहिर की है। वहीं तीसरी खबर में बात करेंगे संतों और सनातन एकता की। पिछले दिनों प्रेमानंद महाराज और जगत गुरु राम भद्राचार्य में हुए विवाद को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है। उन्होंने संतों और शंकराचार्यों से आपस में न लड़ने और एकजुट रहने की अपील की है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है, हमें हिंदू विरोधियों से लड़ने की जरूरत है, न कि आपस में लड़ने की। और चौथी खबर में बात करेंगे कुदरत में भारी तबाही की। जम्मू कश्मीर में अब तक कई जगहों पर बादल फटने से घमासान मचा हुआ है। तो शुरू करते हैं पहली खबर से, जहां पर आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के इस दौरे की। इन सब के बीच आपको बता दें कि कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी के दिग्गज नेता प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। पीएम मोदी पर अपशब्द किए जाने पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। इन सबके बीच आपको बता दें, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ दरअसल ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के दिग्गज नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम मोदी पर अपशब्द किए जाने पर बीजेपी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, सांसद बांसुरी स्वराज वहां पर मौजूद है। दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है, बीजेपी नेता इस प्रदर्शन में शामिल है। हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के अपशब्द के खिलाफ यहां पर साफ तौर पर दिल्ली में किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल आप देख पा रहे हैं। बांसुरी स्वराज को आप देख पा रहे हैं, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को आप देख पा रहे हैं, जो सीधे तौर पर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हाथ में पोस्टर्स लेकर यहां दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कई बीजेपी के कार्यकर्ता है, हाथ में पोस्टर लिया है। जिस तरह से कांग्रेस ने पीएम की कुर्सी, पीएम पद का अपमान किया है, उसको लेकर लगातार बीजेपी हल्ला बोल नजर आ रही है, प्रदर्शन कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन करने सड़कों पर पहुंचे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारी संवाददाता दृष्टि गुप्ता का। दृष्टि, क्या जानकारी मिल पा रही है? तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, कई नेता मौजूद है, बांसुरी स्वराज मौजूद है। पीएम पद पर जो ठेस कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाई है, जिसका आरोप लगातार बीजेपी लगाती आ रही है, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूंगी, हम लोग इसी मंच पे खड़े हैं जहां पर कि कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसको देखते हुए कि कांग्रेस के विरोध में भाजपा प्रदर्शन कर रही थी। लगातार सारे नेता यहां पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। लगातार पीछे तक पूरा पुलिस बल है। वीरेंद्र सचदेवा, बांसुरी स्वराज, सारे दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद है और अभी फिलहाल 200 मीटर की दूरी पे ही उनको रोक दिया गया। वो कांग्रेस मुख्यालय जा रहे थे प्रदर्शन करने के लिए और इसको देखते हुए
पुलिस बल, भारी पुलिस बल लगाया गया, पानी की बौछारें की गई उनके ऊपर और लगातार उन सब नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनको थाने ले जाया जा रहा है। लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं लगातार पुलिस बल वहां मौजूद है, अनेकों इस कार्यकर्ता दृष्टि मौजूद आपका हैं, रुख करेंगे, जो कि सीधा रुख बात करते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तस्वीरें सामने आ रही है, आपको सीधा लिए चलेंगे। ये चीन पहुंच गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी, इसकी भव्य तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दौरा अपने आप में बहुत खास है क्योंकि 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना में गए हैं। 2020 से लेकर 24 तक जो विवाद लगातार चलता रहा था, उस वजह से चाइना जा नहीं पाए थे, ना ही चाइना के प्रेसिडेंट भारत आ पाए थे। ये देखिए चाइना की पारंपरिक नृत्य के साथ पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। प्रोटोकॉल के तहत वहां पर सेक्रेटेरिएट के मिनिस्टर्स पहुंचे हैं, आपको तस्वीरें चीन की दिखा रहे हैं। इन सब के बीच में हाल ही में 2 दिन का पीएम मोदी का जापान दौरा था, जहां कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई थी, चाहे डिफेंस हो, एनर्जी हो, एआई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बुलेट ट्रेन क्यों ना हो, तमाम चीजों की तस्वीरें आपने देखी थी। ये एक नई कहानी आज के इस 2 दिवसीय दौरे की लिखी जाएगी। एससीओ समिट में शामिल हो रहे पीएम मोदी। एससीओ समिट में पीएम मोदी का पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ऐसे वक्त में जहां पर अमेरिका ने टैरिफ वॉर छेड़ दिया है। सबसे ज्यादा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद जो एकजुटता ब्रिक्स की दिखी है, उसकी एक नई कहानी इस एससीओ समिट में लिखी जाएगी। और इन सब के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है, इंडिया और चाइना की अगर बात की जाए, उस ट्रेड डेफिसिट को कम करने की भी कोई अहम रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। ये चीन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये नई दोस्ती की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि चीन और भारत का रिश्ता तो दशकों पुराना है, लेकिन जो सीमा विवाद हुआ था उसके बाद से 2020 से लेकर 2024 तक वैसे रिश्ते नहीं देखने को मिले थे। हालांकि पिछले साल पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी, लेकिन वो चीन में नहीं हुई थी। चीन पहुंचना पीएम मोदी का अपने आप में काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है। कई एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि पीएम मोदी के इस दौरे के बाद से चीन और भारत के रिश्ते और बेहतर होंगे और घनिष्ठ होंगे। कई समय से जो खटास चीन और भारत के रिश्तों में आई थी, उसको मिटाने की पूरी कोशिश यहां पर की जाएगी। ये वो वक्त है जब इंडिया बड़े तौर पर अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ कई सेक्टर्स में झेल रहा है। उसको कैसे कम बैक करना है, उस पर क्या रणनीति बनानी है, चीन का क्या रवैया रहेगा। पुतिन से भी पीएम मोदी की यहां पर मुलाकात होगी। 2 दिन का बहुत बड़ा अहम दौरा है पीएम मोदी का। चाइनीज पारंपरिक नृत्य के साथ भव्य स्वागत पीएम मोदी का यहां पर किया जा रहा है। अपने आप में यह समिट काफी अहम माना जा रहा है। 2 दिन पहले आपने 2 दिन लगातार देखा था कि जापान में काफी अटकलें लगाई जा रही थी। जो जापान का पीएम मोदी का दौरा था, आप ये समझिए कि देश दुनिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमीज है, अगर अमेरिका को छोड़ दिया जाए, चीन हो, चाहे इंडिया हो, चाहे जापान क्यों ना हो, हर चीज एक साथ भारत की तरफ से कूटनीतिक तौर पर अपनी इकोनॉमी को और बढ़त बढ़ाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया की तरफ से, उसको घटाने की पूरी कोशिश यहां पर की जाएगी। चीन और भारत के रिश्तों में जो खटास 2020 से लेकर 24 में आई थी, उसको खत्म करने की बड़ी कोशिश यहां पर की जाएगी। एससीओ में पीएम मोदी का पहुंचना सिर्फ भारत चाइना के लिए नहीं ही, बल्कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा संदेश है। अमेरिका की पूरी नजरें इस समिट पर टिकी हुई है। क्या भारत और चीन के बीच में किन मुद्दों पर बातचीत होती है, आने वाले वक्त में ये रिश्ते और कैसे बेहतर होंगे, इन तमाम चीजों पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। लेकिन एक और बात यहां पर समझने की जरूरत है कि एससीओ समिट अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है। सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का, शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, लंबे समय से इस दिन का इंतजार किया जा रहा था, कई कयास लगाए जा रहे थे, पीएम मोदी पहुंच गए हैं, भव्य तस्वीरें आ रही है, क्या कुछ और कार्यक्रम है? देखिए, साफ तौर पर जो आपने बात समझाई वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब कुछ उस दौर में हो रहा है जब ट्रंप जो है वो टैरिफ लगा रहे हैं, 25-50% टैरिफ वो लगा रहे हैं और भारत को जिम्मेदार बता रहे हैं कि भाई आप रशिया के साथ खड़े हैं, तो फिर आप यूक्रेन के विरुद्ध जो है वो जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप जिम्मेदार हैं। तो ये सारी जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है, जो कूटनीति है, उसके मायने इतने जल्दी बदलेंगे, किसी ने इस बारे में सोचा नहीं था, किसी को भी उम्मीद नहीं थी इतना जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा। अब आप चीन के अखबारों की भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी रिएक्शन बहुत जल्दी बदल गया है
और एक तरीके से बहुत गर्मजोशी से जो स्वागत की भी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर किया गया है। हालांकि एससीओ समिट का एक बहाना है, लेकिन ये आरआईसी को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको ये समझना होगा कि इसको ऐसे समझिए कि भारत का दोस्त कौन, दुश्मन कौन, और परमानेंट और एनिमी और परमानेंट आपके फ्रेंड्स कोई होते नहीं है। रशिया के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध शुरुआत से रहे हैं। जब युद्ध की स्थिति रही है बांग्लादेश में के साथ, तब उस दौरान जब अमेरिका ने हमारे साथ धोखा कर दिया था, अपनी फ्लीट को वहां पर भेज दिया था, तो रशिया ने हमारा समर्थन वहां पर किया। तो तब से लेकर अब तक कह लीजिए हथियारों की सारी सप्लाई हमारे, रशिया अभी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। उसके बाद फिर आप अमेरिका आता है, अमेरिका से रिश्ते अच्छे करने का प्रयास पीएम मोदी ने बहुत किया, ऐसा नहीं है। अब नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, वो तमाम चीजें, लेकिन वो ट्रंप 0.1 था, यानी 1.0 कह लीजिए। अब ट्रंप 2.0 ने पूरी ग्लोबल डायनामिक्स को बदल दिया है। हमने जितना पैसा बचाया, अगर उनको कहा जाए कि भाई रशिया से हमने जो तेल इंपोर्ट किया, वो आप समझ लीजिए $17 बिलियन की हमने अगर बचत करी है, तो ये 50% जो टैरिफ लगता है, तो इससे हमारा लगभग $40 बिलियन बहुत ज़्यादा जो है हमें नुकसान हो जाएगा। तो वो सब पानी में चला जाएगा जितना मुनाफा है। और ये जो इनकी तरफ से जो टैरिफ लगाए गए हैं ट्रंप की तरफ से, तो इसका विरोध वहाँ पर भी हो रहा है। वहाँ पे कोर्ट्स के द्वारा चैलेंज कर लिया गया कि भाई ये फॉरेन पावर्स जो हैं वो आप इसका एक कॉमनली इतना इस्तेमाल नहीं कर सकते इमरजेंसी में। लेकिन ये देखिए दुनिया भर की जो नजरें टिकी है इस एससीओ समिट पर, उससे ज्यादा इस बात पर टिकी है क्योंकि कई और बायलैटरल टॉक्स है जो पीएम मोदी करेंगे। चीन के साथ साथ पुतिन भी वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी। लेकिन चाइना के साथ जो बायलैटरल टॉक्स होगी वो अहम मानी जा रही है। शिवम, आप सोचिए 4 साल बाद, हालांकि पिछले साल ब्रिक्स में दोनों लीडर्स की मुलाकात हुई थी, लेकिन चीन की धरती पर पीएम मोदी 7 साल बाद पहुंच रहे हैं। अपने सेकेंड पूरे के पूरे टेन्योर में वो गए नहीं थे। अपने आप में ये ऐतिहासिक हो सकती है ये जो मुलाकात होगी शिवम, और ये जो बायलैटरल टॉक्स होंगी वो कहीं ना कहीं आने वाले ग्लोबल ट्रेड की एक दिशा जरूर तय करेगी। ठीक है, बिल्कुल। ये आपने कहा कि कई इंपॉर्टेंट जो बैठकें कह लीजिए, समिट्स, आप कह समिट्स के साथ साथ जो समझौते हैं वो तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक अंदाज में जो है वो होता रहेगा। लेकिन आप ये देखिए कि मीडिया किस तरीके से चीन का जो है बदल गया। वो उसकी तरफ से भी बहुत तारीफ जो देखने, चाइना डेली में कह लेंगे कि भाई उनकी तरफ से कहा गया है चाइना एंड इंडिया कैन बी सिविलाइजेशनल पार्टनर्स, एससीओ समिट कुड इम्प्रूव इंडिया चाइना टाइज। मतलब जो हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं वो कई मायनों में और सुधरेंगे। चाइना से हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, हर देश इंपोर्ट करता है, हर कोई चाइना पे डिपेंडेंट है। तो चाइना को भारत की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि भारत को ही चीन की ज़रूरत है। तो ये रिश्ते अच्छा होना और तमाम चीज़ों पर जो है, देखिए अब अगर आप बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पर भी जो है नरम रुख जो है वो चीन की तरफ से इख्तियार किया गया था। हमारा मेजर इशू क्या है चीन के साथ? अगर वो जिस तरीके से एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी यानी विस्तारवादी जो सोच रखता है चीन, उससे हमें दिक्कत होती थी। और चीन इस बात को भली बात समझता है। वो टेरिटोरियल क्लेम्स उसके जो अरुणाचल प्रदेश, ये तमाम पूरे उत्तर नॉर्थ ईस्ट पे जिस तरीके से वो क्लेम करता है, अब इसमें नरमी और ज़्यादा बढ़ेगी, ये तो बिल्कुल इसमें साफ है। और जो अब रशिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो सर्गेई लावरोव आप कह लीजिए, तमाम लोग आप कह लीजिए, वो इसमें शिवम, रशिया का यहाँ पर जिक्र किया गया और रशिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ट्रंप कितना भी क्यों न चाहे, ट्रंप के एडवाइजर्स क्यों न चाहे, ट्रंप के एडवाइजर्स रशिया यूक्रेन को मोदी वॉर क्यों न कह दे, हम लगातार रशिया के साथ वो बिजनेस टाइज कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में भी ये मैसेज तो भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया को दे दिया है कि आने वाले वक्त में भी रशिया के साथ हमारे ऑयल ट्रेड और बाकी लेवल के भी ट्रेड होते रहेंगे। लेकिन शिवम, पुतिन के साथ भी पीएम मोदी की यहाँ मुलाकात होनी है, उनके साथ भी बायलैटरल टॉक्स होने हैं। तो रशिया और इंडिया को एक और जो चीन में मंच मिला है उसका भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैसला। क्या चीन का भी इन्फ्लुएंस उन दो जो टॉक्स होंगी, जो पीएम मोदी की होंगी और पुतिन की होंगी, उसमें देखने को मिलेगा? क्या आपको लगता है कि भारत, चाइना और रशिया एक साथ मिलकर अमेरिका के काउंटर कोई प्लान तैयार करेंगे? देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर है कि रशिया, इंडिया, चाइना यानी आरआईसी का, जिसका मैंने शुरुआत में ही जिक्र कर दिया था, इसको स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ग्लोबल ट्रेड की अगर बात की जाए तो ये डोनाल्ड ट्रंप हैं तो ठीक है, वो मेन लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो तमाम फैसले ले रहे हैं, लेकिन वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं अमेरिका का एक तरीके से। थोड़ा सा इसको वो कह लीजिए कि भाई पोकर फेस खेल रहे हैं, कि भाई वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। चीन के साथ भी शुरुआती दौर में उन्होंने ये सब करने का प्रयास किया था। चीन ने बहुत मैच्योर यहाँ पर अपना आउटलुक रखा, उन्होंने बोला एक हद तक हम इसको खेलेंगे। उसके बाद जब वो डबल करते जा रहे थे टैरिफ्स को, हम इसके बाद हमें नहीं करना, ये सब ड्रामेबाजी है, तमाम चीज़ें। अब रशिया जो है, रशिया को आप समझिए, रशिया को जब जरूरत
जरूरत थी तो चीन उनके साथ खड़ा था। तो हमारे लिए यही दिक्कत है, मैं यही समझाने का प्रयास कर, रशिया हमारा टाइम एंड टेस्टेड अलाई है, बहुत समझ लीजिए पक्का दोस्त कह सकते हैं। पुतिन और मोदी जिस तरीके से मिलते हैं वो तो ऐसा लगता है कि भाई पुराने कोई बहुत दोस्त हैं। लेकिन ये मोदी का अंदाज जो था, मोदी जी का, वो उन्होंने ट्रंप के साथ भी रखा, लेकिन ट्रंप ने इस वक्त जो धोखेबाजी करी, उनको ये लगा था कि भाई मैं थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर इंडिया पर बनाऊंगा तो शायद उसका रूस पर भी असर पड़ेगा। तो ये बिल्कुल नहीं है। अब इंडिया ने लगातार रूस से तेल खरीदना भी जारी रखा है और रशिया अभी भी जो है यूक्रेन से युद्ध में उलझा हुआ है। उसको चीन की जरूरत थी, चीन ने समर्थन किया। ना केवल चीन ने किया बल्कि नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग उन की अगर आप बात करें, बाकायदा उन्होंने तो सैनिक तक अपने भेजे हैं। तो ये एक जो ग्लोबल डायनामिक्स है, जो पावर है, वो शिफ्ट किस कदर हो रही है, उसमें ये चीन को तो चाहिए, उसको फायदा होगा। लेकिन इन सब जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है उसमें अगर लॉस इंडिया का होगा तो अमेरिका का भी होगा, लेकिन रशिया का फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि रशिया से हर कोई सामान जो है खरीद रहा है, तेल खरीद रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। क्या लगता है जो फ्लाइट्स पर, जैसे कि जो डायरेक्ट फ्लाइट्स थी इंडिया टू चाइना की, उन पर रोक लगा दी गई थी। पहले तो कोविड की वजह से रोक लगाई गई थी, उसके बाद जो बॉर्डर इशू चल रहे थे उसकी वजह से रोक लगाई थी। हालांकि इंडिया की तरफ से वीजा तो देने की परमिशन मिल गई है और हाल ही में जो कैलाश मानसरोवर यात्रा हुई है वो भी एक साइन ऑफ गुड फेथ, फ्रेंडशिप और गुड फेथ के तौर पर देखा जा रहा है। क्या ये कहा जाए कि पीएम मोदी की इस यात्रा के बाद जो फ्लाइट जिन पर हॉट लग गया था वो भी आने वाले समय में हमें जल्द ही देखने को मिलेंगी? बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि भाई जब डिप्लोमेसी की बात आती है, कूटनीति की बात आती है, तो ये चीज़ें जो हैं वो तो देखिए, आपने बायलैटरल एंगेजमेंट्स की बात करी, फॉरवर्ड प्लानिंग की बात करी, तो उसमें बहुत कुछ यहाँ पर नजर आएगा कि भाई चाइनीज़ एफएम भी तो यहाँ पर आए थे, वांग यी भी तो आए थे। तो ये शुरुआत तभी से हो गई थी, यानी कि जो अमेरिका ने दुनिया से दुश्मनी करी, वो चीन को काउंटर करने का जो प्रयास किया। अब आप इसमें ये समझ लीजिए कि ट्रंप जो है वो ट्राई कर रहे थे कि भाई एक अलग, कि भाई अपना व्यापार बढ़े, एक ऑयल का भी इसमें खेल है, वो भी मैं बताने का थोड़ा बहुत प्रयास करूंगा। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, उन्होंने एक नारा दिया था, ड्रिल बेबी ड्रिल। तो वो आप समझिए कि भाई अमेरिका में बहुत ज्यादा तेल है, वो भी उनको भी एक उसका व्यापार करना है। इलॉन मस्क से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन इलॉन मस्क क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो करते थे, लेकिन उनसे अब एक तरीके से दूरी बना दी। तो ये साफ है कि भाई जो आपके रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें क्लीन एनर्जी रहेगी, लेकिन वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, उतनी वैल्यूएबल नहीं, उतनी प्रॉफिटेबल नहीं है जितना कि ऑयल और ये तमाम रिसोर्सेज जो है उसको आप देखना होगा कि क्या एलएसी को लेकर भी कोई चर्चा होगी। हालांकि क्या इसका समाधान है या नहीं, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिबेट का सब्जेक्ट है, लेकिन आने वाले वक्त में इस 2 दिन के दौरे में एलएसी क्या एक मुद्दा बन सकता है, जिसकी वजह से ये जो पूरा पीएम मोदी जो है 7-8 साल बाद यहां पर पहुंच रहे हैं, सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा, शिवम, अगर कोई इस खबर को देख रहा होगा तो वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। इन सब के बीच में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री की देश के साधु संतों से बड़ी अपील है। उन्होंने सभी संतों से आपस में न लड़कर सनातन को मजबूत करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सनातन की शक्ति एकजुटता से बढ़ेगी, हमें धर्म विरोधियों से लड़ना चाहिए। पिछले दिनों प्रेमानंद महाराज के बयान पर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बयान दिया था। उन्होंने महिलाओं पर बयानबाजी करने के लिए कड़े शब्दों में उनकी आलोचना भी की थी। इसी मुद्दे पर धीरेंद्र शास्त्री का बयान सामने आया है। तो आपको बता दें कि धर्म को लेकर जो पिछले दिनों से कई समय से विवाद चल रहा है, उस पर धीरेंद्र शास्त्री ने अपील की है और ये अपील संतों से की गई है, ये अपील एकजुटता की गई है, ये अपील सनातन के लिए की गई है। इस अपील को आपको सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। भारत के कुछ महात्मा हमारी बात को बुरा ना मानना, हम हाथ जोड़ करके इस देश के शंकराचार्यों से, सभी आचार्यों से, सभी जगत गुरुओं से, इस देश के संत महंत कथावाचकों से प्रार्थना करेंगे, भैया हमारी बात को बुरा ना मानना। ये बात हम वायरल होने के लिए नहीं बोल रहे हैं। सनातन को बचाना है तो आपस में लड़ना बंद कर दो। इस देश के जितने भी सनातन पर उंगली उठाने
वाले लोग हैं। हम एक प्रार्थना करेंगे, तुम यदि आचार हो, तुम यदि कथावाचक हो, यदि तुम्हारे अंदर सनातन का खून है, आप शंकराचार्य हो, तो आप अपने संतों पर उंगली उठाने से ज्यादा उन लोगों पर उंगली उठाओ जो धर्म को बिगाड़ रहे हैं, जो धर्म के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं और जो सनातन को फीका कर रहे हैं। नाम लेकर के भी बोले तो बुरा ना मानना, हमारा बहुत आदर है। आदरणीय शंकराचार्य हमारे बहुत ही प्रिय हैं, भले ही वो हमें हर 2 दिन में गाली बकते रहते, लेकिन उनका वचन हमारे लिए आशीर्वाद है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, हम उनसे स्पष्ट रूप से एक निवेदन हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, कृपा करके चारों शंकराचार्य, पुरी वाले शंकराचार्य, शारदा मठ वाले शंकराचार्य, दक्षिण श्रृंगेरी वाले शंकराचार्य और इस देश के जगत गुरु, इस देश के आचार्य, इस देश के कथावाचक, एक जगह अब बैठने का समय आ गया है, एक मंच पर बैठने का समय आ गया है। एक दूसरे के छत्ता के नीचे नहीं, सनातन के छत्र के नीचे हम लोग बैठकर देश को बचाने की और सनातन को बचाने की बात करें। विवाद नहीं, संवाद का रास्ता चुने तो शायद देश बच जाएगा, शायद भारत बच जाएगा, शायद गृह युद्ध से देश बच जाएगा। भारत के कुछ महात्मा हमारी बात को बुरा ना मानना, हम हाथ जोड़ करके इस देश के शंकराचार्यों से, सभी आचार्यों से, सभी जगत गुरुओं से, इस देश के संत महंत कथावाचकों से प्रार्थना करेंगे, भैया हमारी बात को बुरा ना मानना। ये बात तो आपने सुना कि बाबा बागेश्वर का क्या कुछ कहना था। सीधा रुख करेंगे मुक्ता पाठक का। मुक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। मुक्ता, एक बहुत अहम बात उस वक्त बोलते नजर आ रहे हैं बाबा बागेश्वर, जब पिछले कुछ दिनों से लगातार हम लोगों ने संतों में, कथावाचकों में कुछ विवाद देखा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उन्होंने बहुत खुले उससे जो है हाथ जोड़ के विनती करते हुए जो है निवेदन भी एक किया है सब संतों से, कथावाचकों से, शंकराचार्य से, कि अब जो है आपस में लड़ने का समय नहीं है, बल्कि समय वो है कि जब सनातन को बचाना है, आपस में लड़ना नहीं। और उन्होंने अपना भी एग्जाम्पल दिया, उदाहरण देते हुए कहा कि उनको भी बहुत बार कई लोग कई बार उनकी निंदा करते हैं, लेकिन वो कभी उस पर जवाब नहीं देते, वो कभी भी विचलित नहीं होते और वो चुप रहते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये समय जो है सनातन को एकजुट होने की जरूरत है। और अगर आपको भी अगर याद होगा, ध्यान होगा कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी करी थी, अभी फिर एक बार और वो नवंबर में करने वाले हैं। तो लगातार वो हिंदू को जगाने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को एकजुटता की वो बात करते हैं, हिंदुओं को एकजुट होने की वो बात करते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से जो हम लगातार बयान सुन रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कटाक्ष सुन रहे हैं, उनका ये मानना है, जैसा कि बाबा बागेश्वर का कहना है, कि ये सब जो है बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एकजुटता की जरूरत है। एक अहम बात उन्होंने ये भी कही है कि ये सब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग मुझे वायरल कर दें, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि सनातन की शक्ति को और मजबूत करिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, वो बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं कि वायरल होने के लिए या उनकी इस रील को ज्यादा से ज्यादा लोग चलाएं इसलिए नहीं, बल्कि वो अपील, और ये पहली बार नहीं किया है, पिछले हम लगातार पिछले एक हफ्ते में देख रहे हैं कि लगातार वो इस बात को दोहरा रहे हैं, लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि तो अभी जो सनातन की एकजुटता पर ध्यान देना है। शुक्रिया मुक्ता जानकारी देने के लिए। इसी के बीच आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात करेंगे हम जिस तरह से लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है उसका रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में हालात लगातार खराब होते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में इन दिनों भारी बारिश और लैंडस्लाइड से हालात बेहद नाजुक हैं। वहीं रियासी जिले के बदरगांव में आज सुबह लैंडस्लाइड हुई है। मलबे में अब तक 7 शव बरामद किए गए हैं। यहां और भी लोगों के फंसे होने की आशंका है। कई लोगों की तलाश अब भी जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राजगढ़ में 4 लोगों की मौत हुई है, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर
लगातार जानकारी मिल पा रही है कि मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। तस्वीरें आपके सामने है। लैंडस्लाइड रियासी में हुई है, 7 की मौत। रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से तबाही का क्या मंजर है, आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। इन सब के बीच में जानकारी ये भी मिल पा रही है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। इस बार की अगर मानसून की बात की जाए तो लगातार हर स्टेट से ऐसी ही कोई खबरें सामने आई हैं, खासतौर पर पहाड़ी राज्यों से। आगे बढ़ते हैं और सीधा रुख करते हैं इस वक्त नोएडा का, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और एड्रेस कर रहे हैं। और सीओ से विवेक मिश्रा जी को अपने भारत सरकार के रक्षा उत्पादन से जुड़े हुए और रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी संस्थाओं के साथ ही हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में यह देश 1947 से लगातार विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करता रहा है और प्रत्येक युद्ध का पैटर्न हर एक युद्ध ने बदलते हुए भी देखा है। ऑपरेशन सिंदूर ने युद्ध के एक नए दौर में प्रवेश किया। उसने भारत के सामर्थ्य और शक्ति का एहसास तो दुनिया को कराया ही, लेकिन हम सबकी आंखों को खोलने के लिए बहुत सारे ऐसे अवसर और ऐसे मौके भी हम लोगों को दिए हैं जो हमें भविष्य की चुनौतियों से जूझने और उनका सामना करने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर चुके हैं। और उस दिशा से अपने आप को तैयार करना ये आज की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि आपके पास ताकत है तो दुनिया आपके सामने नतमस्तक होगी।